ये कहानी है कैंग की, जो अचानक हेल में ट्रांसपोर्ट हो गया। हेल का एक्सपीरियंस एकदम डरावना और भयानक था। वहां सरवाइव करने के लिए उसे डीमंस के टेंटिकल्स, उनका पूप और यहां तक कि डीमंस का पिस तक पीना पड़ा। धीरे धीरे कैंग ने किसी तरह अपनी जान बचाई और आखिरकार हेल का किंग बन गया। अब सारे पुराने डीमन किंग्स उसके अंडर काम करते हैं। हालांकि कैंग के पास अब पूरी हेल की पावर है, लेकिन उसकी दिल्ली ख्वाहिश बस दो चीजों की है। एक रियल ह्यूमन की वार्मथ को महसूस करना और ह्यूमन फूड का स्वाद चखना। उसके कमांडर्स ने उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके टेस्टी मील्स बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कैंग को हमेशा डिस्गस्टिंग फूड ही मिलता। और जहां तक विमेन की बात है, कैंग को एक थिक स्लाइमी ऑक्टेड डीमन वुमन से ही संतोष करना पड़ा। वह स्लाइमी डीमन वुमन बस यही चाहती थी कि अपने टेंटिकल्स कैंग के अंदर डाले। ये सोचकर ही कैंग का पूरा शरीर डिस्गस्ट से कांप उठता है। अगर तुम भी नहीं चाहते हो कि तुम टेंटिगल के साथ हेल में फंस जाओ, तो फटाफट लाइक बटन दबा दो और हमें 500 लाइक गोल तक पहुंचने में मदद करो। और अगर तुम यहां नए हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। अब चलो आगे बढ़ते हैं। 10,000 सालों तक कैंग सिर्फ एक ही उम्मीद के साथ पढ़ाई करता रहा कि वह वापस अर्थ जा सके। और एक दिन वह कामयाब हो गया। उसने अर्थ के लिए एक पोर्टल खोल दिया। जैसे ही पोर्टल खुलने लगा, हर एक डीमन रोने लगा, सोचते हुए कि कैंग सिर्फ एक वेकेशन के लिए जा रहा है। पोर्टल खुल गया और कैंग इतना खुश था कि वह इस हॉरिबल वर्ल्ड से एस्केप करने वाला था। लेकिन तभी लिलिथ, ऑक्टेड डीमन गर्ल, रोने लगी और कैंग से जल्दी वापस आने की भीख मांगने लगी। यह देख कैंग को इतनी घिन आई कि उसने क्रैक में जंप कर लिया और सब डीमन बडीज को मिडिल फिंगर दिखाई। लेकिन कैंग अर्थ पर नहीं पहुंचा, बल्कि एक अजीब जगह आया जहां एक स्फीरिकल बॉल हवा में तैर रही थी। जैसे ही कैंग ने उस बॉल की सरफेस छुआ, एक अजीब अलार्म, जिसे गीगा सिस्टम कहते हैं, तेज आवाज करने लगा। अचानक कैंग को एक बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक लगा। कैंग ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस शॉक को रेजिस्ट करने की कोशिश की। उसके बाद उसकी विजन ब्लर होने लगी। जब कैंग ने अपनी आंखें खोली, तो उसने खुद को एक ग्रीन फील्ड में पड़ा हुआ पाया। कैंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसका सिर दर्द से फट रहा होता है। तभी एक स्टेटस विंडो उसके सामने पॉपअप होती है। उस स्टेटस विंडो में उसका लेवल 1 दिखाया जाता है और उसकी सारी पावर्स सील होती हैं। उसकी स्ट्रेंथ 8, स्टैमिना 7, इंटेलिजेंस 8 और मैजिक 12 होता है, जो काफी लो है। और सबसे जरूरी बात, उसकी लगभग सारी पावर्स चली गई होती हैं। ये देख कैंग शॉक में आ जाता है और समझने की कोशिश करता है कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन कुछ समझ पाए उससे पहले ही उसे ग्राउलिंग की आवाज सुनाई देती है। कैंग पीछे मुड़कर देखता है तो एक ग्रुप ऑफ ब्लड थर्स्टी गॉब्लिन्स, उनके मुंह से लार टपकती हुई, उसकी तरफ आते हैं उसे मारने के लिए। यह देख कैंग तुरंत अपने हाथ में एक एनर्जी बॉल बनाता है उन गॉब्लिन्स को उड़ाने के लिए। लेकिन पुफ, उसकी एनर्जी बॉल डिसअपियर हो जाती है। तब उसे समझ आता है कि उसका मैजिक लेवल अब इतना लो है कि वह कोई स्पेल यूज नहीं कर सकता और उसके शरीर में डिमोनिक मैजिक का भी कोई असर नहीं है। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, तो कैंग अपनी डीमन ब्लेड निकालता है और एक एक करके गॉब्लिन्स को काटना शुरू कर देता है, जैसे वह सब्जियां काट रहा हो। गॉब्लिन्स का लीडर, जो एक बड़ा पर्पल गॉब्लिन है, उस पर चार्ज करता है। लेकिन कैंग बिना किसी टेंशन के उसे दो हिस्सों में काट देता है। सारे गॉब्लिन्स को मारने के बाद कैंग वहीं कंफ्यूज्ड खड़ा होता है। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, ये मॉन्स्टर्स कौन हैं? तभी एक वियर्ड होलोग्राफिक विंडो उसके सामने आती है और बताती है कि उसने एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेन किए हैं। और सबसे अजीब बात, अब वह लेवल 4 पर पहुंच गया है। कैंग अपने आसपास देखता है और नोटिस करता है कि गॉब्लिन्स के बॉडीज हर जगह बिखरी हुई हैं। कुछ के सर नहीं हैं, कुछ के बॉडी पार्ट्स इधर उधर फैले हुए हैं। कैंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अपने पावर ऑफ ग्लटनी का यूज करके सारे डेड गॉब्लिन्स को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। उसके दिमाग में एक ही बात होती है कि शायद इन मॉन्स्टर्स को अब्सॉर्ब करके उसे कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन उसे बस एक नोटिफिकेशन मिलता है, जो कहता है कि उसका मैजिक स्टैट्स 2 पॉइंट्स से इंक्रीज हो गया है। यह देख कैंग हैरान रह जाता है। हेल के अलावा यहां मैजिक कैसे हो सकता है? वह सोचता है, क्या यह पृथ्वी है भी या नहीं? कैंग को लगता है उसका दिमाग घूम रहा है। उसने 10,000 साल तक सिर्फ इस उम्मीद के साथ सरवाइव किया कि एक दिन वह अर्थ वापस जाएगा। लेकिन अब उसे लगता है कि सब बेकार हो गया है। तभी एक स्क्रीम सुनाई देती है और यह स्क्रीम किसी डीमन या मॉन्स्टर की नहीं होती, बल्कि एक ह्यूमन की होती है। यह आवाज सुनकर कैंग अपने आप को रोक नहीं पाता और तुरंत उस आवाज की तरफ भागता है। 10,000 सालों में उसने सिर्फ डीमंस देखे हैं। कैंग को अब फर्क नहीं पड़ता कि वह ह्यूमन कैसा दिखता है। बस
उसके 2 आंख, 1 नाक और 1 मुंह हो, तो वह उसे देखकर एक गॉड जैसा लगेगा। कैंग तो अब प्रार्थना करना शुरू कर देता है कि उसे और टेंटिकल्स ना दिखाई दें। जो कुछ भी उसने अब तक देखा है, उसके बाद तो उसे लिटरली टेंटिकल फोबिया हो गया है। उन स्लाइमी टेंटिकल्स की याद आना, जो उसकी पूरी बॉडी को लपेट लेती थीं और पता नहीं कहां-कहां तक पहुंच जाती थीं, कैंग को एक बार फिर से कांपने पर मजबूर कर देता है। अब वापस स्टोरी पर आते हैं। कैंग वह जगह पहुंचता है जहां से स्क्रीम आई थी और वहां गॉब्लिन्स के ग्रुप को देखता है। लेकिन कैंग उन्हें कंप्लीटली इग्नोर कर देता है, जैसे हर फैमिली का मिडिल चाइल्ड को इग्नोर किया जाता है। उसकी नजर एक चीज पर लॉक्ड होती है, गॉब्लिन्स के बीच फंसी एक ह्यूमन लड़की पर। सबसे पहले कैंग लड़की को अच्छी तरह चेक करता है। 2 आंखें, 1 नाक और ऑफ कोर्स मिल्कर्स। टेंटिकल्स न देखकर कैंग खुशी से झूम उठता है। इतना खुश होता है कि उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। रोते हुए वह गॉब्लिन्स की तरफ भागता है। एक्साइटमेंट में वह इतना पम्प्ड अप हो जाता है कि एक-एक करके गॉब्लिन्स को ब्रूटल तरीके से मार गिराता है। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में कैंग सारे गॉब्लिन्स का सफाया कर देता है। लड़की, जो डर के मारे अपनी आंखें टाइट बंद किए थीं, उन अजीब साउंड्स को सुनकर अपनी आंखें खोलती है। उसके सामने कैंग को गॉब्लिन्स को एफर्टलेसली मारते हुए देखकर वह शॉक्ड रह जाती है। कैंग पूरी ग्रुप को क्लियर करने के बाद अपना हाथ लड़की की तरफ बढ़ाता है। लड़की अब भी शॉक में होती है, लेकिन थैंक यू बोलते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही कैंग उसका हाथ छूता है, एक अजीब टिकलिश सेंसेशन उसके पूरे शरीर में दौड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे वह हेवन में हो। कैंग वहीं खड़ा रह जाता है, बिल्कुल फ्रोजन और स्लाइटली शेकिंग। लड़की अपना नाम बताती है, जूही। लेकिन कैंग अब भी एक शब्द नहीं बोलता। फिर अचानक पूरे एक्साइटमेंट के साथ कैंग जूही को पास खींचता है और स्पॉट पर ही उससे प्रपोज कर देता है, विल यू मैरी मी? यह सडन प्रपोजल सुनकर जूही बिल्कुल स्टन्ड रह जाती है। तब कैंग को रियलाइज होता है कि वह थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। वह अपना गला साफ करता है, अपने सिर के पीछे हाथ रखता है और जूही से माफी मांगता है। फिर वह अपना इंट्रोडक्शन देता है, मेरा नाम कैंग है, और उससे जल्दी से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? कैंग की ये केयरिंग साइड देखकर जूही, जो इनिशियली वेरी थी, अब रिलैक्स्ड फील करती है। वह कहने ही वाली होती है कि वह ठीक है, तभी उसके पैर का दर्द याद आता है। पेन के वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह गिरने वाली होती है, लेकिन कैंग उसे एफर्टलेसली पकड़ लेता है। इसी बीच कैंग की नजर जमीन पर पड़े एक स्मार्टफोन पर पड़ती है। फोन को देखते ही कैंग का दिल एक बीट मिस कर देता है। यह तो डेफिनेटली अर्थ का फोन है। वह जेंटली जूही को एक ट्री के नीचे बैठा देता है और उसे बेसिक फर्स्ट एड देता है। जूही रेस्ट कर रही होती है, तभी कैंग को एक रियलाइजेशन होती है। वह 10,000 साल बाद पहली बार किसी से कोरियन लैंग्वेज में बात कर रहा है। ना कोई डीमन, ना कोई मॉन्स्टर, बल्कि एक ह्यूमन। एक ब्यूटीफुल ह्यूमन जूही के लिए कैंग के सारे एफर्ट्स वर्थवाइल थे, जो उसने हेल की नेशनल लैंग्वेज कोरियन बनाने में लगा दिए। डैम! हेल के पूरे सिस्टम को एक नई लैंग्वेज सिखाना और पुरानी को बैन करना, यह तो डी एक हेटर होने का एक नया लेवल है। अब स्टोरी पर वापस चलते हैं। कंग जूही का फोन वापस करता है और तभी उसकी नजर स्क्रीन की डेट पर पड़ती है, 2023। कंग की आंखें शॉक में बड़ी हो जाती हैं। उसे रियलाइज होता है कि सिर्फ 5 साल हुए हैं जब से वो अर्थ से गायब हुआ, पर हेल में उसने 10,000 साल बिता दिए। कुछ समझ नहीं आ रहा था। कैंग थोड़ा कंफ्यूज्ड है, पर अब उसे जल्दी इंफॉर्मेशन चाहिए। वो जूही को बोलता है कि वो पेड़ के नीचे आराम करे जब तक वो उससे कुछ सवाल करता है। जूही अपने बारे में बताना शुरू करती है। वो कहती है कि वो एक ई रैंक हंटर है जो अकेली सोलो हंटिंग करने आई थी। हंटिंग पार्टी और प्लेयर जैसे नए शब्दों से कैंग कंफ्यूज्ड हो जाता है, क्योंकि वो इनका मतलब नहीं समझ पाता। फिर कैंग सीधा सवाल करता है, तुम्हारा लेवल क्या है? जूही कैजुअली जवाब देती है, मैं लेवल 6 हूं। कैंग ये सुनकर थोड़ा शॉक होता है कि जूही का लेवल उससे ज्यादा है। वो नेचुरली क्यूरियस होकर थोड़ा पास झुकता है। जूही डर जाती है और अचानक खड़ी हो जाती है, पर उसकी पैर की चोट अभी तक नहीं ठीक हुई थी, तो वो फिर गिर जाती है। कैंग उसका हाथ पकड़कर उसे संभालता है और कहता है, मैं मदद करूंगा। जूही नर्वस और शर्माते हुए हल्के सा ब्लश कर देती है जब कैंग उसका हाथ पकड़ता है। एक साथ हाथ पकड़कर वो दोनों डंजन के बाहर निकलने लगते हैं। जैसे ही वो डंजन गेट के पास पहुंचते हैं, जूही समझाती है कि ये गेट उन्हें अर्थ वापस ले जाएगा। ये सुनकर कैंग रियलाइज करता है कि वो अब तक अर्थ पर नहीं थे, बल्कि किसी और जगह पर थे।
अब वो अर्थ वापस जाने वाले हैं। गेट के थ्रू जैसे ही वो अर्थ पर वापस आते हैं, कैंग भीड़ का समंदर देखकर इमोशनल हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो खुशी के मारे अनकंट्रोलेबली रो पड़ता है। जूही उसे पजल्ड देख रही होती है, समझ नहीं पा रही कि कैंग इतना रो क्यों रहा है। कुछ देर बाद जूही शर्माते हुए अपने बालों के साथ खेलते खेलते अपना सर झुका लेती है। फिर ऊपर देखकर हल्की सी ब्लश करते हुए पूछती है, अगर तुम चाहो तो क्या वो मेरे घर लंच के लिए आओगे? जूही का चेहरा शर्म के मारे लाल हो जाता है, पर यह सुनकर कांग का चेहरा जूही से ज्यादा लाल हो जाता है। कैंग की नजरों में जूही एक एंजल लगती है। ऐसा लगता है कि 10,000 साल की लोनलीनेस के बाद कैंग अपने अकेलेपन से ग्रेजुएट होने वाला है। कैंग इस ब्लिसफुल मोमेंट में खो जाता है, पर तभी दो पुलिसमैन उनके पास आ जाते हैं। वो कैंग से उसका आईडी कार्ड मांगते हैं। जूही तुरंत अपना आईडी दिखाती है, पर एक ऑफिसर कैंग की तरफ मुड़ता है और उसका आईडी मांगता है। कैंग, जो जानता है कि उसके पास आईडी नहीं है, एक स्मर्क के साथ अपना मिडल फिंगर दिखाता है। तभी वो अपनी डीमन आई एक्टिवेट करता है और ऑफिसर को हिप्नोटाइज कर देता है। ऑफिसर की आंखें बड़ी हो जाती हैं और उसके पीछे एक हॉरिफाइंग क्रीचर दिखाई देता है, जिसकी लंबी सी टंग और ग्रोटेस्क फेस है, जो ऑफिसर की आंखों पर हाथ रखता है। कैंग अब भी स्मर्क करते हुए ऑफिसर को यह बिलीव करवा देता है कि उसने वैलिड आईडी कार्ड दिखाया है। उसके बाद दोनों ऑफिसर्स डेज्ड और कंफ्यूज्ड होकर चले जाते हैं। कैंग और जूही आगे बढ़ते हैं, अपने अपार्टमेंट की तरफ निकलते हैं। जैसे ही दोनों बिल्डिंग में एंटर करते हैं, कैंग के इमोशंस उसे ओवरवेल्म करने लगते हैं। नैरो स्टेयरवे से चढ़ते हुए, ठंडी रेलिंग को छूते हुए और एक डस्टी विंडो के पार देखते हुए, ये छोटी छोटी चीजें उसके अंदर एक फ्लड ऑफ मेमोरीज ले आती हैं। बहुत समय बाद कैंग को लगता है कि वह सच में वापस अर्थ पर आ गया है। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वापस आते ही सबसे पहली चीज जो वह करेगा, वह होगा एक लड़की के रूम में लंच के लिए जाना। कैंग सोचता है, यहां से एक ब्राइट और पॉजिटिव फ्यूचर मेरा इंतजार कर रहा होगा। पर क्या सच में? कैंग थोड़ा ज्यादा ही अच्छा महसूस कर रहा था, नॉटी चीजें सोचने लगा था। तभी एक औरत की आवाज सुनाई देती है, जूही। ये जूही की मां थी। मदर शब्द सुनते ही कैंग के सारे फैंटेसीज एक सेकंड में डिसअपियर हो जाते हैं। उसका चेहरा गिर जाता है और वह रियलिटी में वापस आता है। कैंग की नजरें जूही की मां पर जाती हैं। उसके सारे डिजायर्स एकदम हवा में गायब हो जाते हैं। जूही की मां कैंग के पास आती हैं, उसका हाथ जेंटली पकड़कर उसका शुक्रिया करती हैं कि उसने उनकी बेटी को प्रोटेक्ट किया। उनकी वार्मथ और काइंडनेस कैंग को ऑकवर्ड फील करवाता है अपनी अभी की सोचों के बारे में। फिर वह कैंग को अंदर आने का इनवाइट करती हैं और डिनर ज्वाइन करने को कहती हैं। जूही अपने कपड़े चेंज करने के लिए चलती है। तभी कैंग की नजर जूही के मोबाइल फोन पर पड़ती है, जो टेबल पर रखा होता है। वह कैजुअली पूछता है, क्या मैं तुम्हारा फोन एक सेकंड के लिए ले सकता हूं? जूही अब कैंग पर पूरा भरोसा करती है और बिना हिचकिचाहट के हाँ कर देती है, बिना किसी सवाल के। कैंग फोन उठाता है और सोचता है कि पिछले 5 साल में क्या क्या हुआ है, यह चेक करना जरूरी है। जैसे ही वे फोन उठाता है, वह एक पल के लिए हैरान हो जाता है। यह लेटेस्ट एडिशन आईफोन था। कैंग उस स्लीक डिवाइस को देखता है और मटर्स करता है, डैम, अर्थ ने टेक्नोलॉजी में कितनी तेजी से प्रोग्रेस किया है जब मैं हेल में फंसा हुआ था। वो फोन स्क्रॉल करता है, न्यूज सर्च करता है और जल्दी ही कुछ शॉकिंग डिस्कवर करता है। 5 साल पहले दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में स्ट्रेंज गेट्स खुलने लगे और उनमें से मॉन्स्टर्स बाहर आने लगे। रिस्पॉन्स में ह्यूमैनिटी ने आर्म्ड हंटर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई उन मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए। जैसे जैसे वो और ज्यादा सर्च करता है, उसे पता चलता है कि पहला गेट 22 फरवरी 2018 को ओपन हुआ था, वही दिन जब वो हेल में ड्रैग किया गया था। कैंग के दिमाग में थॉट्स रेस करते हैं। अब वो धीरे धीरे समझने लगता है कि उसका हेल ट्रांसफर और अर्थ पर गेट्स का आना शायद कनेक्टेड है। तभी जूही की मां एक स्टीमिंग पॉट ऑफ किमची स्ट्यू टेबल पर रखती है। उसकी स्मेल कैंग के नाक तक पहुंचती है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। किमची उसकी फेवरेट डिश। कैंग हेजिटेट करता है, जैसे यकीन नहीं हो रहा हो। वो अपना स्पून जेंटली स्ट्यू में डालता है, एक छोटा टोफू का पीस उठाता है और बाइट लेता है। जैसे ही वो टेस्ट करता है, फ्लेवर्स उसके मुंह में एक्सप्लोड करते हैं। सॉल्टी, स्पाइसी, वेजी गुडनेस। कैंग को लगता है जैसे वो गॉड्स का फूड खा रहा हो, हेवनली टेस्ट जो सिर्फ इमॉर्टल्स के लिए होती है। कैंग अभी भी वर्जिन है, पर कम से कम उसका एक सपना तो पूरा हुआ। जूही और उसकी मां कैंग को उस रिएक्शन की वजह से कंफ्यूज देखती हैं।
कैंग इमोशंस में ओवरवेल्म्ड होकर फास्ट खाने लगता है, जैसे उसने कई सालों से कुछ नहीं खाया हो। और वैसे सच में उसने 5 साल से अच्छा खाना नहीं खाया, या टेक्निकली कहूं तो 10,000 साल अगर हेल का टाइम काउंट करें। अचानक एक फ्लैशबैक होता है कैंग के पहले मोमेंट्स हेल में। सरवाइव करने के लिए उसने डिस्गस्टिंग चीजें खाई थीं। कौन से डीमंस के टेस्टिकल्स, रॉ रॉटन मीट और डीमन पिस तक पिया था। ये सब मैन वर्सेस वाइल्ड का हेल डिफिकल्टी एडिशन था। कैंग ने यह सब इसलिए किया क्योंकि उसे सरवाइव करना था, सपने देखते हुए कि एक दिन वो वापस अर्थ आएगा और अपना फेवरेट डिश खाएगा, किमची। और अब जब वो यहां है, सच में किमची खा रहा है, तो अपने इमोशंस को रोक नहीं पाता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रो रहा है, हर एक बाइट को एंजॉय करते हुए। जूही वरीड होकर पूछती है, कांग, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? कैंग एक और स्पूनफुल निगलते हुए बस टीरी आइस के साथ बोलता है, धन्यवाद, थैंक यू इस डिलिशियस फूड के लिए। जूही और उसकी मां कंफ्यूज देखती हैं, समझ नहीं पाती कि वो एक ऑर्डिनरी किमची स्ट्यू के लिए इतना ग्रेटफुल क्यों है। पर कैंग को इतना हैप्पी देखकर जूही स्माइल करती है और उससे और ऑफर करने का सोचती है। वो उठती है, किचन से एक एक्स्ट्रा बोल लेकर आती है और उसमें और किमची डालकर कैंग के सामने रखती है। ये लो कैंग, जितना चाहो खाओ, वो वार्मली स्माइल करते हुए कहती है। कैंग अभी भी अपने मील का मजा ले रहा होता है, टेस्ट में लॉस्ट होता है, जब अचानक बैम, पीछे का दरवाजा जोर से तोड़ दिया जाता है। एक मिस्टीरियस बॉय गुस्से से भरा हुआ रूम में दौड़ते हुए आता है और चीखने लगता है, जूही कहाँ है? वो ब्लॉन्ड लड़का सीधा जूही के घर में घुस आता है, उसका चेहरा गुस्से से लपलपाता हुआ। उसकी आंखें जूही पर टिकती हैं और वो गुस्से से भरा हुआ पूछता है, तुझे किसने परमिशन दी गेट के अंदर घुसने की? जूही चुपचाप उसे ठंडी नजरों से देखती है, बिना कुछ बोले। उसकी ये साइलेंस उस लड़के को और ज्यादा गुस्से में ला देती है। बिना किसी हेजिटेशन के जूही उससे से कहती है कि उसका घर तुरंत छोड़ दे। उसकी आवाज बिल्कुल एक चाकू की तरह टेंशन काट देती है। ब्लॉन्ड लड़के का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। वो और करीब आता है, उसका चेहरा और भी ज्यादा डार्क हो जाता है। जूही अपना टेम्पर खो देती है और चिल्लाने लगती है कि वो उसके घर से अभी के अभी निकल जाए। फिर यह रिवील होता है कि यह ब्लॉन्ड लड़का एक्चुअली जूही का बड्ढा भाई है। जूही का चेहरा डिस्गस्ट से भर जाता है और वो उसके ऊपर इंसल्ट्स थ्रो करती है। वो बोल्ड स्टेटमेंट देती है कि अब वो एक फुल फ्लेज्ड हंटर बन चुकी है और वो अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकती है। उसके बाद वो इंसिस्ट करती है कि उसके भाई को अब उसके घर से निकलना होगा, वरना वो खुद उसे एक लेसन सिखाएगी। ब्लॉन्ड लड़का यह सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है, जैसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जोक सुना हो। उसकी हंसी जल्दी ही बंद हो जाती है और उसका चेहरा डेडली सीरियस हो जाता है। वो अपना हाथ उठाता है और वॉल के पास, जो जूही के सिर के बिल्कुल करीब होती है, जोर से मार देता है, अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाते हुए। उसके बाद वो स्नीयर करता है और जूही को रिडिक्यूल करते हुए याद दिलाता है कि वो सिर्फ एक लो लेवल ई रैंक हंटर है। उसका कहना था कि जूही जैसी लड़की को खुद को हंटर कहने की हिम्मत कैसे हुई। जूही की मदर ये सब अग्रेसिव डिस्प्ले देखकर डर जाती हैं, उनके हाथ कांपने लगते हैं। जूही उनके सामने खड़ी हो जाती है, अपने भाई को स्ट्रिक्टली वार्न करते हुए कि वो उसकी मां के करीब आने की हिम्मत न करे। जूही थ्रेटन करती है कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो उसे छोड़ेंगी नहीं। जूही का भाई अपने चेहरे पर एक प्योर डिसडेन का एक्सप्रेशन लेकर अपनी मां की तरफ देखता है और स्नीयर करते हुए उन्हें यूजलेस पीस ऑफ ट्रैश बोलता है। वो उनके ऊपर अपने डैड के जल्दी गुजर जाने का इल्जाम लगाता है और यह भी कहता है कि वो कभी ज्यादा पैसा नहीं कमा पाई, जिसकी वजह से वो पूरी जिंदगी डिप्राइव्ड महसूस करता रहा। उसके शब्दों में रिजेंटमेंट बिल्कुल झर की तरह था। जूही का गुस्सा इसके बाद और ज्यादा बढ़ जाता है और वो लैश आउट करते हुए अपने भाई को अक्यूज करती है कि उनके सभी प्रॉब्लम्स उसकी वजह से हुए, उनकी मां की वजह से नहीं। लेकिन जूही कुछ और बोलती। उसका भाई उसका रिस्ट पकड़ लेता है, एक स्ट्रांग और अनयील्डिंग ग्रिप के साथ। वो उसे जमीन पर घसीटने लगता है और डिसाइड कर लेता है कि अब वो उसे एक लेसन जरूर सिखाएगा। जूही फाइट बैक करती है, स्ट्रगल करते हुए अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका भाई फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग होता है। डेस्परेट होकर जूही उसके हाथ पर जोर से काट लेती है, जिससे ब्लड निकल आता है। यह शार्प पेन उसके भाई को और भी ज्यादा गुस्से में ला देती है। वो रिस्पॉन्ड करता है जूही को जोर से एक स्लैप मारकर, जो उसे जमीन पर गिरा देता है। जूही फ्लोर से टकराती है और उसकी मां डर के मारे गास्प करते हुए उनके पास भाग कर जाती है। जूही का भाई वहां खड़ा रहता है, गुस्से से कांपते हुए, अपने हाथ के बाइट मार्क को घूरते हुए। उसका चेहरा अब प्योर फ्यूरी से भर चुका होता है।
उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि अब वो जूही और उनकी मां को दिखाएगा कि रियल पावर क्या होती है। वो स्नीर करता है, अपने माइंड में कन्विंस्ड होता है कि जूही जैसी ई रैंक हंटर को बाहर की दुनिया की हार्श रियलिटीज के बारे में कुछ नहीं पता। उसका मानना है कि जूही जैसी एक लो लेवल हंटर का सरवाइव करना पॉसिबल ही नहीं है। उसी वक्त जूही का भाई उसका फेस पकड़ता है, उसकी चीक्स रफली स्क्वीज करता है, अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के इंटेंशन से। लेकिन जैसे ही वो अपना अगला मूव करने वाला होता है, एक अजीब सी आवाज उसका ध्यान खींचती है। वो रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। पीछे कैंग कैजुअली एक डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है, किमची खाते हुए। कैंग बिल्कुल अनबॉदर्ड लगता है, जैसे उसके आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ अपना फूड एंजॉय कर रहा होता है। कैंग का यह बिहेवियर ब्लॉन्ड लड़के को कंफ्यूज कर देता है। वो जूही को छोड़ देता है और अब उसकी पूरी अटेंशन इस अजीब स्ट्रेंजर पर शिफ्ट हो जाती है। वो गुस्से में कैंग के पास जाता है और उसे घूरता है, जूही का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसने एक भिखारी को अपने घर में ले आया। वो क्लियरली इरिटेट है कि यह बंदा बिना किसी टेंशन के सिर्फ खा रहा है। ब्लॉन्डी सीधा कैंग के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन कैंग उसे देखता तक नहीं, क्योंकि वो किमची का मजा ले रहा होता है। कैंग के इस डिसरिगार्ड से ब्लॉन्डी और ज्यादा इरिटेट हो जाता है। गुस्से में वो टेबल को जोर से मार देता है, सब कुछ हवा में उड़ा देता है। कैंग के दिमाग में यह सब स्लो मोशन में होता है। वो देखता है उसका फेवरेट किमची हवा में उड़ता हुआ। जूही का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसे लगता है उसका भाई अब कैंग को नुकसान पहुंचा देगा। ब्लॉन्डी, जो अब खुश लगता है, गिरा हुआ किमची अपने पैरों के नीचे क्रश कर देता है, उसे जमीन पर मसलकर बर्बाद कर देता है। कैंग चुपचाप देखता है, जैसे उसकी दुनिया बिखर गई हो। कैंग का चेहरा शॉक में आ जाता है और जैसे ही साइलेंस टूटती है, वो जोर जोर से रोने लगता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो जमीन पर गिरकर एक छोटे बच्चे की तरह रोता है, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। ब्लॉन्डी सरप्राइज्ड और शॉक में है। वो कैंग को नीचे घूरता है, सोचता है क्या कैंग सच में एक भिखारी है जो जूही ने सड़क से उठाया है। जूही भी कैंग को इस तरह अनकंट्रोलेबली रोते हुए देखकर हैरान है, लेकिन कैंग को किसी की परवाह नहीं। वो बस अपने किमची का शोक मना रहा है। ब्लॉन्डी, जो अब इम्पेशेंट हो चुका है, कैंग को घर से निकालने की धमकी देता है, उसे भिखारी कहकर निकलने को कहता है। पर कैंग का रोना एकदम रुक जाता है। वो ऊपर देखता है, उसकी आंखें गुस्से और एक डेडली ग्लेयर से भर जाती हैं। ब्लॉन्डी एक पल के लिए कांप जाता है। उसे लगता है जैसे वो एक शैतान की आंखों में देख रहा हो। कैंग एक ठंडी लेकिन काटदार आवाज में कहता है, तुमने मेरी किमची स्ट्यू गिराने की हिम्मत कैसे की? उसके बाद कैंग लगातार वही बात रिपीट करता रहता है, जैसे एक ब्रोकन रिकॉर्ड। ब्लॉन्डी को कैंग का रोना और शिकायत करना और ज्यादा इरिटेट करता है। ब्लॉन्डी की पेशेंस खत्म हो जाती है और गुस्से में वो अपनी ब्लू फ्लेम एक्टिवेट करता है, कैंग को वहीं खत्म करने के लिए। पर ब्लॉन्डी के अंदर एक अजीब अनईजी फीलिंग होती है। वो अभी भी कैंग के अंदर की डिमोनिक एनर्जी के बारे में सोच रहा होता है, जो उसने महसूस की थी। ब्लॉन्डी अपने आप को समझाता है कि यह सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी, लेकिन वो अपने आप को प्रिपेयर करता है कैंग को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। पर इससे पहले कि ब्लॉन्डी कुछ करे, जूही अपने स्टाफ के साथ आगे आती है और ब्लॉन्डी को डिस्ट्रैक्ट करती है। वो चिल्लाती है और कैंग को भागने के लिए कहती है, लेकिन कैंग भागने के मूड में नहीं है। वो गुस्से में है और एक्शन मोड में आता है। कैंग अपनी डिमोनिक ब्लेड निकालता है, उसका चेहरा एकदम सीरियस होता है और वो ब्लॉन्डी के साथ लड़ने के लिए तैयार होता है। जूही शॉक में देखती है, इस ट्विस्ट की उम्मीद नहीं थी। ब्लॉन्डी अपना अटैक लॉन्च करता है, कैंग को ब्लू फ्लेम में लपेटने की कोशिश करता है, लेकिन कैंग एफर्टलेसली डॉज कर लेता है। उसकी मूवमेंट्स इतनी स्मूथ होती हैं, जैसे वो पहले से जानता हो कि ब्लॉन्डी का हर अटैक कहां लैंड करेगा। ब्लॉन्डी कंफ्यूज हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि कैंग, जिसकी मैजिक पावर इतनी लो है, कैसे उसके अटैक्स डॉज कर रहा है। ब्लॉन्डी को लगता है कि वो फास्टर है, लेकिन कैंग ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो उसकी हर मूव प्रिडिक्ट कर रहा हो। कैंग एक्चुअली एक ऐसे लेवल पर होता है जिसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कहते हैं, जो सिर्फ इंस्टिंक्ट पे रिएक्ट करता है। अगले मोमेंट कैंग अटैक मोड में स्विच करता है और ब्लॉन्डी की बैक पर एक जोर का पंच मारता है। ब्लॉन्डी एक किक एक्सपेक्ट कर रहा होता है, लेकिन वो फेंट होता है। पंच ब्लॉन्डी की स्पाइन पर लगता है, लेकिन उतना डैमेज नहीं करता। ब्लॉन्डी को बस हल्का सा दर्द होता है, जो उसे और ज्यादा गुस्सा दिलाता है। ब्लॉन्डी अपना सारा मैजिक पावर अपने राइट हैंड में कॉन्सेंट्रेट करता है, एक फुल पावर्ड स्ट्राइक के लिए, जो सीधा कैंग के चेहरे पर लैंड करे। कैंग एक चालाक मुस्कान के साथ नाटक करता है, जैसे वो पंच मारने वाला हो, लेकिन उसके बजाय एक तेज किक ब्लॉन्डी के रिब केज पर मार देता है।
इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि ब्लॉन्डी की रिब्स टूटने के करीब होती हैं, पर फिर भी कैंग का अटैक इतना स्ट्रांग नहीं होता। ब्लॉन्डी कैंग की लेग को पकड़ने की कोशिश करता है ताकि उसे नीचे गिरा सके, पर कैंग ज्यादा तेज होता है। वो तुरंत अपने लेफ्ट फुट से एक पावरफुल किक मार के ब्लॉन्डी की नाक तोड़ देता है। खून जमीन पर गिरने लगता है, पूरा एरिया लाल हो जाता है। कैंग यहां तक रुकता नहीं, वो अपनी डिमोनिक ब्लेड को घुमाता है ब्लॉन्डी की गर्दन की तरफ, और उनका फाइट ऐसे चलता रहता है जैसे इन्फिनिटी वॉर हो रहा हो। ब्लॉन्डी एक भी हिट कैंग पर नहीं कर पाता, जबकि कैंग बार बार ब्लॉन्डी को नीचे गिरा देता है। ब्लॉन्डी शॉक में नीचे पड़ा रहता है, समझ ही नहीं पाता कि ये इंसान कौन है। ब्लॉन्डी जानता है कि वो कैंग से ज्यादा स्ट्रांग है, फिर भी वो उसे छू भी नहीं पाता। नीचे पड़ा, कंफ्यूज और हारा हुआ, ब्लॉन्डी महसूस करता है कैंग का राइट फुट अपने सिर पर दबा हुआ। कैंग एक ठंडी, तंज भरी मुस्कान के साथ ब्लॉन्डी से कहता है कि यह बस शुरुआत है। उसके बाद कैंग अपनी डीमोनिक ब्लेड से ब्लॉन्डी का राइट हाथ काट देता है, और ब्लॉन्डी दर्द के मारे चीखता है। कैंग अपनी आवाज को एक गहरे और डरावने टोन में बदलकर ब्लॉन्डी का मजाक उड़ाता है, कहता है कि एक बच्चे की तरह मत चीखो। फिर वो ब्लॉन्डी को याद दिलाता है कि यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, और ब्लॉन्डी को कैंग के प्रेशियस किमची स्ट्यू को बर्बाद करने की सजा मिलेगी। ब्लॉन्डी कंफ्यूज्ड और बिविल्डर्ड आखिर पूछता है कि कैंग एक छोटी सी बेकार डिश के लिए इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। किमची स्ट्यू को यूजलेस कहना सुनते ही कैंग का चेहरा और ज्यादा गुस्से से बिगड़ जाता है। वो ब्लॉन्डी के बालों को पकड़ता है और उसका सिर जोर से पीछे खींचता है। प्योर साइकोसिस के लुक के साथ कैंग ब्लॉन्डी को घूरता है और डिक्लेयर करता है कि किमची स्ट्यू बिल्कुल भी बेकार नहीं है। ब्लॉन्डी की आंखें डर के मारे फट जाती हैं। अब उसे समझ आ जाता है कि कांग एक सच्चा साइकोपाथ है। ब्लॉन्डी जानता है कि कॉमन सेंस काम नहीं करेगी, इसलिए वो माफी मांगने की कोशिश करता है, पर उसके कुछ बोलने से पहले कैंग उसका चेहरा जमीन पर दे मारता है। कैंग चिल्लाता है कि किमची एक छोटी बेकार डिश नहीं है, और फिर से उसका सिर जमीन पर मारता है। ब्लॉन्डी का चेहरा सूजन से भर जाता है और वो बेहोश होने के करीब होता है। उसकी नाक पूरी तरह टूट चुकी होती है। कैंग नीचे झुककर अपने होंठ ब्लॉन्डी के कान के पास ले जाता है और एक गहरी ठंडी आवाज में कहता है कि अब वो एक छोटा सा गेम खेलेगा। कैंग ब्लॉन्डी को बोलता है कि जब वो एक कहे तो ब्लॉन्डी को किमची स्टू कहना होगा, और जब वो दो कहे तो ब्लॉन्डी को बोलना होगा इज फूड। बिना किसी इंतजार के कैंग गेम शुरू करता है। वो कहता है 1, और ब्लॉन्डी दर्द और डर के मारे हल्की आवाज में बोलता है किमची स्ट्यू। कांग तुरंत उसका लेफ्ट हैंड तोड़ देता है और उसे डांटता है कि उसने इतनी देर क्यों लगाई। ब्लॉन्डी चिल्लाता है, दर्द से कराह रहा होता है। कैंग एक शैतानी स्माइल के साथ फिर एक कहता है। ब्लॉन्डी अब चीख कर बोलता है किमची स्टू। कैंग 2 बोलता है और ब्लॉन्डी रोते हुए चिल्लाता है यह एक पवित्र भोजन। लेकिन कैंग अभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता। वो ब्लॉन्डी के चेहरे पर फिर से लात मारता है और चिल्लाता है कि उसे और ज्यादा जोर से चिल्लाना होगा। कैंग चाहता है कि ब्लॉन्डी किमची स्ट्यू को भगवान की तरह वर्शिप करे। जूही जो यह सब देख रही होती है, अटर कंफ्यूजन में होती है और सोचती है कि क्या कैंग सच में एक साइकोपैथिक मेंटली इल पर्सन है। कैंग एक मेनायकल स्माइल के साथ चिल्लाता है ब्लॉन्डी पर, डिमांड करता है कि वो 100 बार ज्यादा जोर से कहे कि किमची स्ट्यू एक सेक्रेड फूड है। और बस अगले 1 घंटे तक कैंग ब्लॉन्डी को यह बार बार रिपीट करने पर मजबूर करता है। जब तक ब्लॉन्डी 100 से ज्यादा बार कह चुका होता है, वो पसीने से तरबतर होता है, जैसे उसके बॉडी का सारा पानी खत्म हो गया हो। ब्लॉन्डी इतना जोर से चिल्लाता है कि उसके दांत भी क्रैक होने लगते हैं। फाइनली एक इटर्निटी के बाद कैंग सेटिस्फाइड लगता है और जमीन से उठता है। वो ब्लॉन्डी के हाथ से डिमोनिक ब्लेड निकालता है और एक फाइनल स्मर्क के साथ बोलता है आज के बाद किमची स्ट्यू को कभी यूजलेस मत कहना। दूसरी तरफ ब्लॉन्डी जमीन पर गिरा होता है, एनर्जी बिल्कुल ड्रेन्ड, उसकी बॉडी कांप रही होता है। वो सोचता है ये पागल आदमी के साथ प्रॉब्लम क्या है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जूही अपनी मां के सर पर बैंडेज लगाते हुए। जूही के एक्सप्रेशन में सैडनेस और वरी का मिक्स होता है, उसकी आंखें झुकी होती हैं। रूम के दूसरे कोने में ब्लॉन्डी, जिसका अभी भी नाक से खून बह रहा है, वो बर्तन धोता है जो उसने फ्लोर पर गिरा दिए थे। अपनी इंजरीज के बावजूद जूही ने ब्लॉन्डी को हील किया, लेकिन ब्लॉन्डी को सिचुएशन बिल्कुल सरियल लगती है। डिशेस स्क्रब करते वक्त वो सोचता है मैंने यहां मां और बहन को सबक सिखाने आया था और यहां नौकर बन गया हूं। इस बीच कैंग रिलैक्स करके चाय पी रहा होता है और कैजुअली जूही का स्मार्टफोन चेक कर रहा होता है। ब्लॉन्डी उसकी तरफ देखता है और अपने दांत पीसता है। अपने मन में वो कैंग को गाली देता है
सोचता है कि उसने सिर्फ उसका प्राइड नहीं लिया, उसके कपड़े भी ले लिए। कैंग का फेस अभी भी स्वोलन होता है और वो अपने आप में किमची के बारे में कुछ बुरा मटर कर रहा होता है। ब्लॉन्डी अपने मन में कैंग को किमची विलन बुलाता है, डिसबिलीफ में कि उसने सिर्फ एक बोल किमची स्ट्यू के लिए यह सब कर दिया। फ्रस्ट्रेशन के वेव में ब्लॉन्डी सोचता है कि उसके साथ यह सब क्यों हो रहा है। तभी कैंग कप टेबल पर रखता है। कॉफी कप का सिंपल साउंड ब्लॉन्डी को फ्लिंच करने पर मजबूर कर देता है। उसकी आंखों में डर क्लियरली दिख रहा होता है। कैंग ये देखकर थोड़ा खाम लगता है। उसका डिमीनर शिफ्ट होता है और वो ब्लॉन्डी से पूछता है, क्या तू सोच रहा है कि मैं एक सिंपल किमची डिश के लिए इतना गुस्सा क्यों हो गया? ब्लॉन्डी डर से एक हल्का सा नोट देता है, लेकिन अपने मन में सोचता है कि वो कभी इस मैडनेस को नहीं समझ पाएगा। कैंग का एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है और वो ब्लॉन्डी को एक डेडली ग्लेयर देता है। वो बोलता है, तू नहीं समझेगा। तू यहां धरती पर पीसफुली सो सकता है, खा सकता है और फ्रेश एयर में सांस ले सकता है। तुझे कभी नहीं पता चलेगा कि तू कितना ब्लेस्ड है। कैंग उसे बोलता है कि अपनी लाइफ और दूसरों की लाइफ प्रेशियस केयर के साथ ट्रीट करे। ब्लॉन्डी स्केर्ड सिर्फ नोड करता है और सोचता है कि जैसे ही वो यहां से निकलेगा, वो कैंग को अपने गिल्ड के पास रिपोर्ट करेगा। उसे लगता है कि गिल्ड कैंग को ऐसे नहीं छोड़ेगा। तभी कैंग टेबल पर जोर से हाथ मारकर ब्लॉन्डी को जंप करने पर मजबूर कर देता है। वो कैजुअली बोलता है, अगर डिशेस धोने खत्म कर लिए हैं तो मेरे पास आ जाओ। ब्लॉन्डी हेजिटेट करता है। उसका दिल जोर से धड़क रहा होता है, लेकिन इवेंचुअली वो कैंग के सामने जाकर एक स्कोल्डेड चाइल्ड की तरह खड़ा हो जाता है। कैंग उसे कोल्डली देखता है और बोलता है, मुझे कोई रीजन नहीं दिख रहा कि तुझे जिंदा छोड़ दूं। ब्लॉन्डी ऑलरेडी ये बात जानता है। दोनों के लिए क्लियर होता है कि ब्लॉन्डी दुनिया के लिए कोई अच्छा काम नहीं कर सकता। ब्लॉन्डी समझ जाता है कि कैंग उसे मारने वाला है। रिएक्शन देने से पहले कैंग उसके कपड़े पकड़कर उसे पास खींच लेता है और ब्लड थर्स्टी आंखों से बोलता है, टेंशन मत ले, मैं तुझे अभी नहीं मार रहा हूं। मैं तुझे सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि तू जूही का भाई है। ये बोलते वक्त कैंग की डिमोनिक आंखें ग्लो करने लगती हैं और उसके चेहरे पर एक क्रीपी साइकोपैथिक स्माइल स्प्रेड होती है। अचानक ब्लॉन्डी एक स्ट्रेंज इल्यूजन रेल्म में खुद को ट्रैप्ड पाता है। उस रेल्म में एक जायंट हॉर्समैन ब्लॉन्डी के सामने आता है, जिसकी 3 आंखें उसे मेनेसिंगली घूरती हैं। वो क्रीचर जेन्युइनली क्रीपी लगता है और ब्लॉन्डी की स्पाइन में चिल्स भेजता है। हॉर्समैन अपने बड़े हाथों से ब्लॉन्डी को पकड़ लेता है और उसकी हर बोन क्रश करने लगता है। ब्लॉन्डी का पूरा बॉडी स्नैप और ब्रेक होता है, लेकिन वो तुरंत हील हो जाता है। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है, जैसे एक इटर्निटी तक टॉर्चर चल रहा हो, लेकिन रियलिटी में सिर्फ 5 से 10 सेकंड गुजरते हैं। ये ऐसे लगता है जैसे कैंग के पास इटाची का मंजेक्यो शेरिंगन पावर हो, जो ब्लॉन्डी को एक नाइटमेरिश लूप में ट्रैप कर देता है। ब्लॉन्डी का माइंड इस एक्सपीरियंस के बाद शैटर हो जाता है। वो इतना टेरिफाइड होता है कि उसकी पैंट गीली हो जाती है। कैंग कामली एक्सप्लेन करता है कि यह स्पेल ब्लॉन्डी की मेंटल स्टेट को इतना शेक कर देगा कि वो यहां जो कुछ हुआ उसके बारे में किसी को बता नहीं पाएगा। जब भी वो इस इंसिडेंट को याद करने की कोशिश करेगा, शेयर टेरर उसे पैरालिटिक बना देगा। सीन कट होता है और हम देखते हैं ब्लॉन्डी की पैंट्स अभी भी गीली हैं। जैसे एक सोललेस ज़ॉम्बी, वो धीरे धीरे वॉक करते हुए दूर चला जाता है। उसकी आंखें ब्लैंक होती हैं। जूही उसे जाते हुए देखती है, लेकिन उसके ब्रदर की मेंटल स्टेट के लिए कोई कंसर्न नहीं दिखाती। वो सिर्फ कैंग पर अपनी नजर रखती है, सोचती है कि कैंग ने एक बार फिर उसकी जान बचा ली। तो दोस्तों, ये था हमारा सीरीज का पार्ट 1 और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर ठोकना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है और नए नए स्टोरीज और सीरीज बनाने का जुनून बढ़ता है। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको यह पार्ट कैसा। हम जल्दी ही एक और धमाकेदार पार्ट के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहिए और हमें याद करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।